अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? सब ठीक होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 3 की एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस देखेंगे। सबसे पहला हम शॉर्ट क्वेश्चंस देखते हैं। 3.1 कहते हैं स्टेट सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ रोटेशन। हमने न्यूटन सेकंड लॉ को डिफाइन किया था रोटेशन के केस में। ये देखें, ये हमने ना न्यूटन सेकंड लॉ को देखा था इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन। तो हमने एक्सेलरेशन, ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन की बजाय हमने एंगुलर एक्सेलरेशन की फॉर्म में उसको पुट किया था, और ये हमने टॉक इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर अल्फा निकाला था। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टॉक इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर, जो हमारे पास क्या था, ये आई के इक्वल होता है, ठीक है। और अल्फा उसी तरह से एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। तो रोटेशनल में न्यूटन सेकंड लॉ को हमने ड्राइव किया था एफ इज इक्वल टू एम ए से टॉक इज इक्वल टू आई अल्फा। तो हम ये रोटेशनल में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। टॉक इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यहाँ से आप इसको ड्राइव कर सकते हैं। ये जो मैंने स्टेटमेंट बोली है, ये आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, और ये वाला जो टॉक इज इक्वल टू आई अल्फा, ये हमारे पास रोटेशनल एनालॉग होता है किसका, न्यूटन सेकंड लॉ का। अगर इसका एग्जैक्ट आंसर आप देखना चाह रहे हैं तो ये देखें, ये उसी चीज़ को बता रहा है कि हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ, ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, स्टेट सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ रोटेशन। तो हमने पढ़ा था कि हमारे पास टॉक इज इक्वल टू आई अल्फा होता है, ये प्रोडक्ट होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एंड एंगुलर एक्सेलरेशन का। तो ये वही लिख रहे थे, प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। रोटेशनल में फोर्स की बजाय आप टॉक का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, और मास की बजाय आप वहाँ पे क्या करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहा है रोटेशनल मोशन में टॉक वही काम करता है जो लीनियर में फोर्स अप्लाई कर रहा होता है। तो इसको हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ कहते हैं इन टर्म्स ऑफ रोटेशनल मोशन, फॉर द केस ऑफ रोटेशनल मोशन। नेक्स्ट और क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग द पोजीशन ऑफ ए डाइवर बिफोर डाइविंग इन द पूल। ये भी हमने टॉपिक देखा था, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये वाला कि जब डाइवर जो है वो डाइव करता है, जंप करता है, तो अपनी बॉडी पोजीशन चेंज कर रहा होता है। यूजुअली वो क्यों, क्योंकि वो एक्स्ट्रा समरसाल्ट्स देने की ट्राई कर रहा होता है। और जैसे ही बॉडी पोजीशन चेंज करेगा तो हमारे पास फुली एक्सटेंडेड स्टेट में होगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा, उसकी स्पीड कम होगी। लेकिन जब वो कंपैक्ट कर लेता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाता है और स्पीड ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरह से वो एक्स्ट्रा समरसाल्ट्स प्रोवाइड करता है। ये दिस इज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये इसी आंसर को एक्सप्लेन कर रहा है कि जो डाइवर है वो अपनी बॉडी पोजीशंस को चेंज करता है एक्स्ट्रा समरसाल्ट्स लेने के लिए, एंड इट इज़ अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी वो सेम रहता है। स्टार्टिंग में जो भी होता है बाद में भी वही रहता है। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो जाएगा तो एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगी, लेकिन ओवरऑल प्रोडक्ट दोनों का क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। तो वो उसको एक्सप्लेन कर रहा है जब उसकी बॉडी कंपैक्ट फॉर्म में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, एंगुलर स्पीड ज़्यादा है, लेकिन जब वो फुली एक्सटेंडेड में होता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होता है, एंगुलर स्पीड कम हो जाती है, लेकिन प्रोडक्ट हमारे पास कॉन्स्टेंट रहता है। आगे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ डू वी गेट बटर फ्रॉम द मिल्क बाय यूजिंग द सेंट्रीफ्यूज। ये सेंट्रीपिटल फोर्स की एप्लीकेशन थी, जिसका हमने ये क्रीम सेपरेटर देखा था। क्रीम सेपरेटर बेसिकली बटर ही होता है कि आप इसके अंदर दूध को डाल देते हैं, इसके अंदर जो बटर होता है वो बच्चे लाइटर पार्टिकल्स होते हैं, तो उनको ज़्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रही होती है, वो सेंटर के पास इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं, और जो दूध है वो हमारे पास यहाँ से आप इसको बाहर फिल्टर आउट कर लेते हैं। तो ये पैसेज यहाँ तक इसी का आंसर है। अगर एग्जैक्टली इसको की बुक से देखें तो यहाँ पे यही बात करें कि जो बटर है उसको लैदा किया जा सकता है बाय चर्निंग द मिल्क, मतलब मिल्क को रोटेट करवाया जाता है। उसमें क्या होता है कि जब आप उसको रोटेट करवाते हैं तो आप जो डेंसर पार्टिकल्स हैं उसको लाइटर पार्टिकल से लैदा कर लेते हैं, क्योंकि जब रोटेट करवा रहे होते हैं चर्निंग के दौरान जो हमारे पास लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे पास इकट्ठे होना शुरू हो जाता है बटर की फॉर्म में सेंटर के पास। लेकिन जो डेंसर जैसे दूध है, जो हैवी पार्टिकल्स हैं, वो क्या होंगे, उनको सेंटीमीटर फोर्स इनफ नहीं मिल रही होती है, वो बाहर निकल जाते हैं, तो वो हमारे पास सेपरेट आउट हो जाते हैं। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं मास इज ए मेजर ऑफ इनर्शिया इन लीनियर मोशन, व्हाट इज द एनालॉग इन रोटेशनल मोशन, डिस्क्राइब ब्रीफली। कि लीनियर में तो हम लोग मास को लेते हैं, रोटेशनल में हम किसको लेंगे बच्चे, हमने पढ़ा था कि रोटेशनल में हम लोग ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लेते हैं। ये देखें, ये पेज नंबर 59 पे हमने कहा था द क्वांटिटी एम आर स्क्वायर इज नोन एज ए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इट प्लेस द सेम रोल एज मास इन द लीनियर मोशन। कि ये एंगुलर मोशन में इसका रोल वही होता है जो लीनियर मोशन में मास का होता है, और ये इसका वैसे डिपेंड किसके ऊपर कर रहा होता है, मास के ऊपर कर रहा होता है, सेंटर ऑफ से जो डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट का उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है।
एग्जैक्ट इसका आंसर यही है कि मास जो होता है वो हमारे पास बेसिकली उसका रोटेशन एनालॉग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बता रहा है, मास हम कहते हैं कि वो बता रहा होता है किसी भी लीनियर मोशन में कि ऑब्जेक्ट जो वो कितना अपनी स्टेट को रेजिस्ट करेगा। तो यहाँ पे भी ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी यही बताएगा कि कितनी रेजिस्टेंस होगी, लेकिन किस में, एंगुलर मोशन में, एंगुलर एक्सेलरेशन में। ठीक है, उसके अलावा ये दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, किस किस के ऊपर, एक तो मास के ऊपर, दूसरा सेंटर जो डिस्टेंस होता है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो इसका रोल वही होता है जो लीनियर में मास का होता है। तो इसका आंसर आप ये भी लिख सकते हैं। अच्छा, आगे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं व्हाई इट इज हार्डर फॉर ए कार टू टेक टर्न एट हाई स्पीड देन एट लोअर स्पीड। अच्छा बच्चे, हमारे पास कहते हैं अगर गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा हाई है तो उसको टर्न करवाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है सेफली, लेकिन अगर आप लो स्पीड के ऊपर उसको टर्न करवाएंगे तो उसको इजीली सेफली जो है वो टर्न करवाया जा सकता है। बच्चे, हमारे पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है ना, उसका फार्मूला होता है mv²/r। ठीक है, तो ये दो डिपेंड कर रही होती है स्पीड के ऊपर। जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतनी आपको उसको सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेगी टर्न करने के लिए। और हमने ये देखा था कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स बच्चे गाड़ी के केस में होती है ना, वो कैसे प्रोवाइड की जाती है, जो रोड और टायर के दरमियान फ्रिक्शन होती है ना, उसके लिए आप सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ लेके जाते हैं तो मे बी वहाँ पे फ्रिक्शन इतनी ज़्यादा ना होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड हो रही हो ना, तो उस केस में अगर वो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड के साथ होगा और उसको सेंटीमीटर फोर्स उतनी नहीं मिल पा रही होगी तो वो लॉन्ग द टेंजेंट जो है वो मूव कर जाएगी, वो टर्न नहीं ले पाएगी, तो हम कहते हैं वहाँ पे एक्सीडेंट के चांसेस है। तो वो यहाँ पे ये कह रहे हैं सेंटीमीटर फोर्स है वो बेसिकली कहाँ से मिल रही होती है, वो टायर्स और रोड के दरमियान फ्रिक्शन की वजह से मिल रही होती है। अगर फॉर एग्जाम्पल स्पीड बहुत ज़्यादा है और उतनी ज़्यादा उसको फ्रिक्शन नहीं मिल पा रही कि वो इजीली वह टर्न ले सके, क्योंकि ज़्यादा स्पीड होगी तो ज़्यादा फोर्स देनी पड़ेगी। अगर फोर्स उतनी ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स अवेलेबल ही नहीं है तो वो क्या होगा, फिर वो लॉन्ग टेंजेंट मूव कर जाएगा, वो टर्न नहीं ले पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात कर रहा है कि अगर आप उसकी स्पीड इंक्रीज करेंगे तो सेंटीमीटर फोर्स भी ज़्यादा देनी पड़ेगी, अगर नहीं प्रोवाइड करेंगे तो वो स्किड कर जाएगी, वो कंट्रोल नहीं हो पाएगा, वो लॉन्ग टेंजेंट मूव कर जाएगी, जिससे एक्सीडेंट के चांसेस हो। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग ए रेयर कार व्हील्स ऑफ ए हैवी व्हीकल्स कंसिस्टेड ऑफ द डबल टायर। कहते हैं यूजुअली हमारे पास जो गाड़ियाँ होती हैं उसके जो कह लें कि पीछे वाले टायर्स होते हैं वो डबल टायर होते हैं। जो गाड़ियाँ होती है उसके जो बैक एंड वाले टायर्स होते हैं मुझे वहाँ पे ना डबल टायर लगाए होते हैं। उसके रीज़न क्यों है वो उस चीज़ की तरफ देखते हैं। कहते हैं हमारे पास यूजुअली जो रेयर एंड है उसके डबल टायर क्यों लगाए जाते हैं, क्योंकि हम लोग इन परफॉर्मेंस को इन्हांस करना चाह रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे आपने कोई हैवी चीज़ रखनी है, कोई मटेरियल रखना है, तो आप क्या चाह रहे होते हैं बेसिकली कि अगर पहली बात कि इसने अगर कहीं पर टर्न लेना है तो यहाँ पे जो टायर रोड के दरमियान फ्रिक्शन है तो वो काफ़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि डबल टायर है और फ्रिक्शन ज़्यादा होने की वजह से आप सेफली टर्न कर सकते हो, क्योंकि सेंटीमीटर फोर्स है वो इजीली अवेलेबल होगी। दूसरा, अगर आप इसके अंदर कोई लोड रखते हो तो वो लोड जो है वो ज़्यादा सरफेस एरिया के ऊपर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, इवनली ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो वो कहते हैं वो यहाँ पे यही बात कर रहा है कि आप पहली बात कि फ्रिक्शनल फोर्सेस ज़्यादा होगी और अगर कोई टर्न ले रहे होंगे तो इनफ सेंटीमीटर फोर्स आपको अवेलेबल होगी। दूसरी बात कि अगर आप यहाँ पे कोई वेट वगैरह रखते हो तो वो उसके ऊपर अब वो ज़्यादा एरिया के ऊपर वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। ठीक है, तो उसको ज़्यादा इजीली हैंडल किया जा सकता है, बजाय इसके कि ये अगर ज़्यादा मैं लोड रख दूँ, सरफेस एरिया नीचे ना हो, मतलब इसकी कह ले बेस इतनी ज़्यादा वो सरफेस एरिया ज़्यादा ना हो तो वो किसी एक साइड पर गाड़ी उलट सकती है। लेकिन यहाँ पे आप डबल टायर मैंने रेयर एंड के कर दिए तो उसका मतलब है अगर मैं यहाँ पे लोड रखूँगी तो वो किसी एक साइड पर नहीं उल्टेगी गाड़ी, तो वो बैलेंस्ड रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं व्हेन ए मूविंग कार टर्न्स अराउंड द कॉर्नर टू द लेफ्ट इन व्हाट डायरेक्शन डू ऑक्यूपेंट्स टेंड टू फॉल, एक्सप्लेन ब्रीफली। कहते हैं यूजुअली गाड़ी जब टर्न कर रही होती है ना, कहीं पे टर्न करवा रही होती है, फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं टुवर्ड्स से लेफ्ट साइड पे हमारी गाड़ी टर्न करी है, तो आपने देखा होगा अगर आप गाड़ी में बैठे हो तो जिस साइड पे आप टर्न ले रहे होते हैं ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको थोड़ा सा पुश मिल रहा होता है। तो वो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि अगर लेफ्ट साइड पे आपके पास गाड़ी को टर्न करवाना चाह रहे हैं, कोई रोड है तो आप क्या करना चाह रहे हैं, लेफ्ट साइड पे अगर गाड़ी को टर्न करवा रहे हैं तो आपको किस साइड पे, अगर आप गाड़ी के अंदर बैठे हो तो आपको किस साइड पर पुश मिलेगा और उसको एक्सप्लेन करना है आपने। तो कहते हैं हमारे पास पहली बात कि जब गाड़ी टर्न करती है लेफ्ट पे तो हमारे पास सेंटीमीटर फोर्स एक्ट कर रही होती है उसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये मैंने आपको ये बात की है कि अगर गाड़ी टर्न कर रही है लेफ्ट साइड पे तो यहाँ पे सेंटीमीटर फोर्स जो है वो एक्ट कर रही होगी, जिसकी वजह से ये टर्न ले रही होगी। लेकिन जो हमारे पास उसके अंदर गाड़ी के अंदर ऑक्यूपेंट्स हैं, जो लोग बैठे हुए हैं, वो क्या करेंगे, वो ट्राई करेंगे कि वो टर्न ना लें, वो जिस डायरेक्शन में लॉन्ग टेंजेंट जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में चलते रहे। मतलब गाड़ी टर्न कर रही है लेकिन जो इसके अंदर ऑक्यूपेंट्स होंगे वो ये कहेंगे कि वो इसी डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन जा रहे थे तो वो उसी डायरेक्शन में मूव करते रहे।
तो उनकी ट्राई यही होगी कि वो लॉन्गेस्ट स्ट्रेट लाइन ही मूव करते रहें ड्यू टू इनर्शिया। इनर्शिया प्रॉपर्टी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो जिस हालत में है जिस तरफ मूव करता है वो उसी तरह मूव करता रहता है। तो इसलिए वो उसको अपोज करने के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो अगर वो टुवर्ड्स लेफ्ट जा रही है तो जो ऑक्यूपेंट्स होंगे उनको एक पुश सा मिलेगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, मतलब टुवर्ड्स दी राइट। तो इसलिए वो फॉल करेंगे टुवर्ड्स राइट जब वो गाड़ी टर्न करेगी। आगे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं व्हाई इज द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी मूविंग यूनिफॉर्मली इन अ सर्कल डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। अच्छा, हमने एक बात की थी कि जब भी ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करता है तो ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन होती है वो लॉन्ग द टेंजेंट होती है, वो जाना लॉन्ग द टेंजेंट चाह रहा होता है, लेकिन हर पॉइंट पे एक फोर्स जो है उसका पाथ बेंड करवा रही होती है टुवर्ड्स द सेंटर। मतलब एक फोर्स लग रही होती है सेंटर की तरफ जिसकी वजह से उसका पाथ जो है वो टुवर्ड्स द सेंटर बेंड हो रहा होता है, और उस फोर्स को हम कहते हैं सेंटीपिटल फोर्स, जो हर पॉइंट पे टुवर्ड्स द सेंटर होती है। अब क्वेश्चन में ये पूछ एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर क्यों होगा बच्चे? अगर फोर्स ही सेंटीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर लग रही है तो एक्सेलरेशन भी बच्चे टुवर्ड्स द सेंटर ही नहीं होगा। तो ये हमारे पास इसी की रीजन है कि हर पॉइंट पे जो ऑब्जेक्ट की कह लें वेलोसिटी होती है वो लॉन्ग दी टेंजेंट होती है, वो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही होती है, लेकिन उस टेंजेंट को टुवर्ड्स द सर्कल जो है एक फोर्स बेंड करवा रही होती है, जिस फोर्स को हम सेंटीपिटल फोर्स का नाम दे रहे होते हैं। अब ये सेंटीपिटल फोर्स होती है हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होती है, तो बच्चे एक्सेलरेशन भी क्या होगा? वो भी टुवर्ड्स द सेंटर ही होगा। अच्छा, हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है 3.9, कहते हैं हाउ डज एन एस्ट्रोनॉट फील वेटलेसनेस व्हाइल ऑर्बिटिंग फ्रॉम द अर्थ इन अ स्पेसशिप। अच्छा, ये टॉपिक हमने देखा था कि जो स्पेसशिप में एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो वेटलेसनेस की सिचुएशन क्यों होते हैं बच्चे? क्योंकि वो ग्रेविटी फील नहीं कर रहे होते, उनको अपना मास फील नहीं हो रहा होता, तो हम कहते हैं वो वेटलेसनेस की सिचुएशन में है। तो यहाँ पे यही बात करें कि जो वेटलेसनेस की सिचुएशन में क्यों होते हैं, क्योंकि वो उनको लग रहा होता है कि वो ऑल द टाइम जो फ्रीली फॉलिंग सिचुएशन में है, उनको लग रहा होता है कि ऑल द टाइम वो उनके ऊपर जो फ्रीली फॉल एक्सेलरेशन जो है वो जी के इक्वल है, उनको किसी किस्म की नॉर्मल फोर्स नहीं फील हो रही होती। बच्चे हमने नॉर्मल फोर्स निकाली थी वो इक्वल टू 0 थी, और अगर किसी को नॉर्मल फोर्स फील नहीं होती इसका मतलब है उसको अपना किसी किस्म का वेट फोर्स फील नहीं होता। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि नॉर्मल फोर्स उनको 0 फील हो रही होती है, उनको कोई फोर्स एज सच नहीं फील हो रही होती कि जो फ्लोर के अगेंस्ट हो, तो इसलिए वो वेटलेसनेस के सिचुएशन में होता है। उनको ऐसा लग रहा होता है कि वो अभी जमीन की तरफ गिरे, उनके ऊपर कोई ऑपोजिट फोर्स लग ही नहीं रही होती नॉर्मल फोर्स, तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास वो वेटलेसनेस के सिचुएशन में है। ठीक है, उसका अगर हम वो गिरते क्यों नहीं है? वो गिरते इसलिए नहीं क्योंकि जो उसका सेटेलाइट का कर्वेचर होता है, पाथ होता है उसका, कह ले कर्वेचर जो है वो अर्थ के कर्वेचर के साथ मैच कर जाता है, इसलिए वो कंटिन्यूसली जमीन के गिर्द घूमता रहता है, उसके ऊपर फॉल नहीं करता। कर्वेचर का मतलब है क्या है? ये मैंने कहा था कि हर पॉइंट पे जो सेटेलाइट है वो जमीन में फॉलिंग सिचुएशन में होता है, लेकिन अगर आप उसकी इनिशियल स्पीड इतनी बढ़ा दें कि जो सेटेलाइट का ये पाथ है उसका कर्वेचर जो है, कर्वेचर का मतलब है ये जो इसमें बेंडिंग आ रही है वो एग्जैक्टली जमीन के कर्वेचर के साथ मैच कर जाए, तो फिर वो जमीन के ऊपर नहीं गिरेगा, वो उसके अराउंड जो है वो मूव करता रहेगा, क्योंकि जितनी इसमें कर्वेचर है इसमें कर्व्स आ रहे हैं उतनी अगर उसके पाथ में कर्व्स आना शुरू हो जाए तो वो ऐसा लग रहा होता है हर पॉइंट पे जी एक्ट कर रही होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, लेकिन वो ऐसा लग रहा होता है फ्रीली फॉलिंग में, लेकिन वो कर्वेचर मैच होने की वजह से उसके ऊपर फॉल नहीं कर रहा होता है। लेकिन फ्रीली फॉलिंग सिचुएशन में तो होता ही है कि हर पॉइंट पे ऐसा लगेगा कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी के इक्वल होता है, कि वो अभी गिरा, तो हम कहते हैं वो वेटलेसनेस के सिचुएशन में होता है, कोई नॉर्मल फोर्स एक्ट नहीं कर रही होती। तो ये आज की एक्सरसाइज के बच्चे सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन से चैप्टर 3 के, इससे रिलेटेड मजीद कुछ पूछना हुआ, कोई पॉइंट मिसिंग हुआ तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।